आदाब, नमस्कार। पब्लिक इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। ईरान की तमाम अपडेट लेकर आज हम आपके सामने हाजिर हुए हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं जिन मेहमान को आप बहुत सुनना पसंद करते हैं, अमरीश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, वॉर हिस्टोरियन, वेस्ट एशिया मामलों के जानकार। गुड मॉर्निंग अमरीश जी, बहुत बहुत स्वागत आपका गुड मॉर्निंग। कार्यक्रम। गुड मॉर्निंग बुशरा, थैंक यू। और देखिए अब ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर से ईरान के ऊपर कोई बड़ा हमला किया जा सकता है। प्रोफेसर महमूद मरांडी जो हैं उनकी तरफ से एक ट्वीट किया गया है और उनका ये दावा है कि एक वेल कोऑर्डिनेटेड जो अटेम्प्ट है ईरान पर हमले का वो किया जा सकता है। वेल कोऑर्डिनेटेड मतलब उनका इशारा जीसीसी कंट्रीज की तरफ है। आप लगातार ये देख ही रहे हैं कि जब भी हमला ईरान के ऊपर होता है, क्योंकि बेसिस इस्तेमाल किए जाते हैं इन जीसीसी कंट्रीज के, अमेरिकन जो बेसिस है वहां पर, तो ईरान उनके ऊपर वापस से रिटेलिएट करता है, लेकिन उन्हीं जगहों पर करता है जिन जगहों का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमला किया जा रहा है। और अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये तमाम कंट्रीज, जीसीसी कंट्रीज जो हैं वो एकजुट होते हुए नजर आ रहे हैं और वो एकजुट होकर ईरान के ऊपर बड़ा हमला कर सकते हैं और ये मुसाद की प्लानिंग है। ये भी अभी खबर आई थी कि इजराइल की तरफ से कहा गया है कि वो अकेले ही हमला कर सकता है और बड़ा हमला कर सकता है, यानी कि अगर अमेरिका तैयार नहीं होता है तो इजराइल खुद हमला कर सकता है। हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि अमेरिका और इजराइल को अलग अलग समझना या ये मान लेना कि इजराइल अपने दम पर कुछ कर सकता है, हमला कर सकता है, ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्लान खबर हो सकती है। लेकिन इस तरह की खबरें सामने आई हैं। दूसरी खबर जो लगातार आप देख ही रहे हैं कि एक तरह का एक इस्लामिक नाटो उसको कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम नाटो उसको बोल रहे हैं। ये तीन कंट्रीज पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब साथ आए, इन्होंने पैक्ट साइन किया है जिसमें इन कंट्रीज पर हमला, इन तीनों कंट्रीज पर हमला जो है वो माना जाएगा। इसमें भारत के लिए भी काफी चिंता का विषय हो सकता है। हालांकि इसको लेकर अभी भारत सरकार की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है। तीसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि मुश्तबा खामनाई की पहली वीडियो सामने आई है जहां वो खासे एक्टिव नजर आ रहे हैं। और अब ये खबर है कि बड़े पैमाने पर फेरबदल जो है वहां पर किया गया है, चाहे वो आईआरजीसी की बात करें, वहां की सरकार की हम बात करें। और ये कहा जा रहा है कि अब ज्यादा जो हार्डलाइनर्स हैं, हालांकि आई डोंट यूज दिस वर्ड, लेकिन अगर हम आपको समझाने के लिए मैं कहूं कि ज्यादा जो हार्डलाइनर्स हैं उनको अब कमान सौंपी जा रही है और बड़ा बदलाव यहाँ पर मुश्तबा खामनाई करते हुए नजर आ रहे हैं। पूरी तरीके से उन्होंने कमान अपने हाथ में ले ली है और वो बहुत एक्टिव जो है वो नजर आ रहे हैं। और इन सब से ये इशारा साफ तौर पर मिलता है कि भले ही आपको कुछ और दिखाने की कोशिश की जा रही हो, लेकिन पूरी तरीके से जंग की तैयारी है। अमेरिका इसको थोड़ा डिले करना चाहता है क्योंकि नवंबर में वहां पर मिड टर्म पोल्स हैं, लेकिन इजराइल लगातार प्रेशर, मुसाद लगातार प्रेशर, और जो जायनिस्ट लॉबी है वो लगातार प्रेशर ये बना रही है कि हमला जो है वो अभी हो, क्योंकि इजराइल में अक्टूबर में चुनाव है और बहुत बुरी हालत है नेतन्याहू की वहां पर। हालांकि नेतन्याहू का हटना या नहीं हटने से वहां की बहुत पॉलिसी कुछ नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी एक शख्स के जाने से बहुत कुछ बदलता तो है और इस तरह के आसार वहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। अमरीश जी से हम जानकारी लेंगे। अमरीश जी, ये फिलहाल के जो ये घटनाक्रम है पिछले एक हफ्ते में जिस तरह से बहुत तेजी से बदलते हुए नजर आ रहे हैं, दुनिया की नजर थोड़ी सी ईरान से शिफ्ट हुई, उनको लगा शायद वहां पर कुछ शांति हो रही है, हमले उस तरह से नहीं हो रहे हैं, लेकिन क्या ये शांति एक तूफान की तरफ इशारा कर रही है? नहीं, ये तो देखिए मैंने कहा भी है इस पे कि ये तूफान के पहले की खामोशी है, लेकिन ये खामोशी ऐसी है जो बहुत खतरनाक है। मतलब इसमें एक ऐसे कॉन्फ्लिक्ट के बीच छुपे हैं जो शायद दुनिया को हिला देगी जब शुरू होगा। और इसकी वजह यह है कि इजराइल तो अब अभी डू और डाई पे है। इजराइल ने ये कह दिया है कि हमें स्ट्राइक चाहिए और ज़ायनिस्ट लॉबी ने पूरा प्रेशर इस समय ट्रम्प पे डाल दिया है। ट्रम्प उसको अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ईरान को चढ़ा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा कि ईरान जो कहता है कॉम्पनसेशन दो, और ये जो उन्होंने कहा कि ईरान को कॉम्पनसेशन हमें देना चाहिए, इस तरह की बात ट्रम्प कर रहे हैं। और ट्रम्प का थोड़ा सा ये है कि जितना डिले कर सको उतना डिले करो, क्योंकि ट्रम्प ये चाह रहे हैं कि नवंबर के बाद, जब उनके मिड टर्म इलेक्शंस हो जाएं, उसके बाद ये अटैक हो। क्योंकि जाहिर सी बात है वो इस बात को समझ रहे हैं कि इस अटैक में शायद मुंह की खानी पड़े और फिर इलेक्शन में और बुरी हालत हो। क्योंकि अमेरिका की भी एक स्थिति दर्शकों को बता दें कि अमेरिका में जो डेमोक्रेटिक पार्टी है उसके जो प्राइमरीज में कैंडिडेट
आ रहे हैं सामने जो इलेक्ट हुए हैं, उनके यहाँ प्राइमरीज होती हैं कि पहले पार्टी के अंदर का चुनाव होता है। तो अंदर के चुनाव में जो लेफ्ट और रेजिस्टेंस तबका है वो जीत रहा। जैसे मिशिगन जैसे स्टेट में उसके सेनेटर के लिए, सेनेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अमेरिका में, केवल 100 सीट होती हैं। हम लोग की राज्यसभा की तरह नहीं होता है, वो 6 साल का टर्म होता है, बहुत हर राज्य 2 सेनेटर भेजता है। तो मिशिगन के सेनेटर के प्राइमरी में डेमोक्रेटिक पार्टी से अब्दुल अल सईद जीत गए, जो जिन्होंने एक ऐसे कैंडिडेट को हराया अपनी ही पार्टी की, हैली स्टीवेंस को, जिसके ऊपर $60 मिलियन ज़ायनिस्ट लॉबी ने खर्च किया था खुल के। 60 मिलियन। हम लोग कहते हैं कि भारत में एमपी में चुनाव में बहुत खर्च होता है, कितना होता होगा? 100 करोड़ होता होगा। हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा अगर कर दीजिए। यहां पर $60 मिलियन ये केवल एड कैंपेन में खर्च किया, वो भी वो 14,000 से हार गई हेल स्टीवेंस। तो इससे ट्रंप हिले हुए हैं और ट्रंप ने कहना शुरू कर दिया है कि अब डेमोक्रेटिक पार्टी ये कम्युनिस्ट पार्टी हो गई। ये खुल के ट्रंप कह रहा है। वो क्यों क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो लेफ्ट ऑफ सेंटर तबका है वहां पर डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं और ममदानी है, उधर ये हैं, बहुत सारे ऐसे लोग वो जीत रहे हैं और उसमें मुस्लिम्स की एक बड़ी एक संख्या है। और भी जो बाकी जो ब्लैक्स हैं, जो इस तरीके लेफ्टिस्ट हैं, वो जीत रहे हैं। तो इसलिए ट्रंप नहीं चाहते कि अभी जंग हो जाए और उसमें मुंह की खानी पड़े और फिर इन लोगों को मौका मिल जाए कहने का, और उसमें फिर डेमोक्रेटिक पार्टी जीत जाएगी, बड़ी संख्या में जीतेगी। तो इसलिए ये एक रस्साकशी ट्रंप और नेतन्याहू में चल रही। अब ये जो नेतन्याहू ने कहा है कि हम अलग से हमला कर देंगे, इजराइल की अभी कुव्वत नहीं है अलग से हमला करने की, पहले तो ये बात है। दूसरी बात, गल्फ कंट्रीज अभी भी ट्रंप के साथ है नहीं इस मामले में कि ईरान पे हमला करो, क्योंकि देखिए जुलाई के एंड में ट्रंप ने वही ऑलमोस्ट डिसाइड कर लिया था हमला करने, मतलब वो हमला करने जा रहा था और कहा था कि आज रात से ही शुरू हो जाएगा। और उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने ही अंत में बात की और ये हुआ कि अभी हमला नहीं किया जाए। यमन और सऊदी अरेबिया में इस समय जंग एक तरह से छिड़ी हुई है। हालांकि उसमें जो यमन का जो मार रहा है वो सऊदी अरेबिया की जो प्रॉक्सीज हैं यमन के अंदर, जो अंसारुल्लाह हुतीस के खिलाफ हैं, यमन के एक हिस्से में वो काबिज हैं, उनके उन पे यमन मार रहा है। लेकिन बीच बीच में सऊदी अरेबिया पे भी स्ट्राइक हो रही है। अरेमको जो उनकी इतनी बड़ी ऑयल फैसिलिटी है वहां स्ट्राइक हो चुकी है। जिजान एक और उनकी ऑयल फैसिलिटी है, वहां स्ट्राइक यमन ने कर दी है। नजरान में स्ट्राइक कर दी है। तो ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहां पर यमन मार रहा है, लेकिन सऊदी अरेबिया उस तरह से रिटेलिएट नहीं कर पा रहा है। और ये जो पैक्ट बना है, इस पैक्ट के बाद भी यमन ने मारा है। अभी कल ही की बात है, जिजान जो ऑयल फैसिलिटी है सऊदी अरेबिया की, वहां मारा। तो ये पैक्ट देखिए, ये अमेरिका ने एक कहीं ना कहीं ये पैक्ट बनवाया और एक प्रेशर अमेरिका का था कि एक ऐसा पैक्ट बने। लेकिन इस पैक्ट का एंटी ईरान इस्तेमाल बहुत मुश्किल लग रहा है, क्योंकि देखिए तुर्की जो है, जो कि इस पैक्ट का हिस्सा है, तुर्की की स्थिति यह है कि वो ईरान के साथ है इस मामले में कि जो कुर्द इशू है, तो कुर्द इशू में वो ये ईरान जो कुर्दों को सप्रेस कर रहा है ईरान, और क्योंकि कुर्द मोसाद और सीआईए के शह पे ईरान पे हमला कर चुके हैं और लगातार कोशिश करने की, तो वो उसके लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है टर्की के लिए। तो वो ये सोच रहा है कि अभी अगर हम ईरान को डिस्टर्ब करेंगे तो कुर्द हमारे यहाँ भी पूरा उधम मचाने लगेंगे। तो उसलिए वो टर्की इस समय बिल्कुल भी एंटी ईरान उस सिचुएशन में नहीं जाना चाहता, पाकिस्तान भी नहीं जाना चाहता। और सऊदी अरेबिया अगर जाना चाहता होता तो वो अमेरिका से हमला करवा देता, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान बहुत, मैंने जैसे पहले कहा है कि वो बड़े इनसिक्योर टाइप के हैं। उनको अभी क्लैरिटी नहीं हो पा रही है कि वो किसके साथ जाएं, क्या करें। वो अभी सिचुएशन को देखना चाहते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि अभी अगर वॉर स्ट्राइक होती है ईरान पे तो एडवांटेज ईरानी होगा, क्योंकि सारी चीजें उस तरफ पॉइंट आउट कर रही। हाँ, एक हिस्सा है ईरान के अंदर जो रिफॉर्मिस्ट है, पेजिशकियान है, ये लोग हैं जो इस तरह की बात करते हैं कि भाई ठीक है, अमेरिका से हम क्यों ना एक संबंध बना लें, ये कर लें वो। लेकिन वो भाई अब उसके अगेंस्ट जो मुश्तबा खामनेई है, उनको इसीलिए पूरी कमान अपने हाथ में लेनी पड़ रही है, क्योंकि वो इन रिफॉर्मिस्ट को जानते हैं कि ये रिफॉर्मिस्ट
बातचीत करें, मतलब बातचीत का रास्ता ये अपनाने की कोशिश करेंगे जिसमें ईरान का नुकसान होगा। और ईरान देखिए चाइना नहीं है कि चाइना और अमेरिका की भी जंग, मतलब एक ट्रेड वॉर चल रही है, इख्तलाफ है, कल को जंग हो सकती है, लेकिन दोनों बात भी करते हैं, ये सब भी करते हैं, और उनमें ट्रेड रिलेशंस भी हैं। तो ईरान, तो ये रिफॉर्मिस्ट ईरान के चाहते हैं कुछ ऐसा हो जाए, लेकिन ऐसा संभव नहीं ईरान के लिए, क्योंकि ईरान जायनिज्म के लिए सीधे डायरेक्ट खतरा है, जो चाइना नहीं है। तो इसलिए वो जायनिज्म को बचाने के लिए वो ईरान को अभी भी प्रायोरिटी यही है अमेरिकन कैंप की, कि ईरान को दबाया जाए। लेकिन अब अमेरिका के लिए मैनूवर करने की जगह बहुत कम रह गई, और जो ये जो कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक की जो बात है, वो देखिए सऊदी अरेबिया और यहाँ से कम होगा, वो यूरोप यूरोप वगैरह से ज्यादा होगा। जो अमेरिका कोशिश कर रहा है कि हम गल्फ कंट्रीज से तो बहुत अटैक कर चुके हैं, उससे कोई फायदा नहीं हुआ। ईरान, बल्कि ईरान ने नष्ट ही कर दिए हैं गल्फ में जो अमेरिकन बेसेस हैं, लगभग नष्ट कर दिए हैं। तो वो अब साइप्रस को देख रहा है, वो रोमानिया को देख रहा है, बल्गेरिया को देख रहा है, वो जो इंग्लैंड में जो यूके में एक जो फेयरफील्ड अमेरिकन बेस है, जर्मनी में जो अमेरिकन बेस है, वहां से वो लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक करने की सोच रहा है। पर लॉन्ग डिस्टेंस स्ट्राइक्स में उतना उनका वो असर नहीं होता है। वो, और ईरान के पास वो मिसाइलें हैं कि वो यूके तक पहुंच सकती हैं, वो जर्मनी तक पहुंच सकती है, और मिसाइलों के अलावा ईरान का पेनिट्रेशन बहुत है। अभी खबर आई थी लंदन टेलीग्राफ में, जिसमें ये साफ कहा गया था कि ईरान अगर चाहे तो अमेरिकन बेस जो यूके में है, फेयरफील्ड, उसको वो सबटाज कर सकता है, उसके एजेंट्स है वहां पर, और बड़ी संख्या में। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अभी जो सिचुएशन है वो एडवांटेज ईरान दिखाई पड़ रही है, और ये इसमें कोई कुछ भी बोल ले, ईरान का जो मिलिट्री एडवांटेज है वो इस समय प्राइमरी। जी। ओके आपने बहुत मतलब ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स यू हैव कवर्ड अमरीश जी, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि ये क्या एक खबर में देख रही थी कि क्या ईरान के अंदर भी क्या दो फाड़ होते हुए नजर आ रहे हैं? क्या जिस तरह से आपने कहा कि जो रिफॉर्मिस्ट हैं उनका, और जिस तरह से मुश्तबा खामनाई ने कमान अपने हाथ में लिया, कुछ तो ऐसा है कि मुश्तबा खामनाई अब अचानक से बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े बदलाव जो हैं वो किए गए हैं। बीच में खबर ये भी आई थी कि पजिश्कियान और अराक्ची जो हैं उनको साइडलाइन किया जा सकता है, शायद वो जिस तरह की डील करके आए हैं उसमें भी उस वक्त भी हमने देखा था कि मुश्तबा खामनाई ने कहा था कि वो पूरी तरीके से इससे राजी नहीं थे, लेकिन उनको ये यकीन दिलाया गया कि किसी भी तरीके से ईरान की संप्रभुता जो है उस पर किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, तो उन्होंने इसको लेकर हामी भरी। क्या आपको लग रहा है कि उसी के नतीजे जो हैं अभी सामने निकल कर आ रहे हैं, जो बड़े बदलाव देखने के लिए मिल रहे हैं, और इनका असर आगे क्या हो सकता है? क्योंकि बातचीत एक दरवाजा हमेशा से रहता है, क्या आपको लग रहा है कि वो धीरे धीरे करके वो दरवाजा भी क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर वो दरवाजा खुला रहेगा लेकिन वो पहले वाली बात नहीं रहेगी जिस तरह से हमने देखा आमने सामने बैठकर टेबल पर बातचीत हो रही थी? ये देखिए, बातचीत तो इस समय अमेरिका के साथ सीधी तौर पे नहीं हो रही। उसको तो आरागची ने अभी कहा कल ही कि कोई बातचीत नहीं हो रही है, हाँ मैसेजेस एक्सचेंज हो रहे हैं। तो बातचीत तो देखिए खत्म है। वो और ईरान का और मुश्तबा खामने का ये कहना है कि अब बातचीत तभी होगी जब अमेरिका अपना ब्लॉकेड हटाएगा, कुछ प्रैक्टिस में करके दिखाएगा, जो कि अमेरिका अभी करने नहीं जा रहा है। तो जंग के हालात हैं। और ईरान में देखिए क्या है कि अभी टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर छापी थी 3-4 दिन पहले, जिसमें ये बात हुई थी कि एक इसराइल की तरफ से लीक हुआ था। इसराइल ने एक खबर मतलब चलवाई थी, लीक क्या चलवाई थी, और वो टाइम्स ऑफ इंडिया ने छाप दी कि यहाँ पर पेजिशकियान की कभी भी मौत हो सकती है, और ईरान के ऑफिशियल जो हैं वो इसके लिए तैयारी कर रहे हैं कि भाई उनकी मौत हो सकती है। लेकिन फिर पेजिशकियान का बयान आ गया कि मैं तो उनसे मिला हूं, कल ही बयान आया, मैं तो उनसे मिला, घंटों बातचीत हुई, और फिर वो वीडियो भी रिलीज हुआ। वो वीडियो अभी का नहीं है, वो ये कह के रिलीज हुआ कि ये थोड़ा पहले का है, लेकिन वो एक दिखाने के लिए था कि भाई आ, आने वाले दिनों में हम और वीडियो रिलीज करेंगे, मतलब जो अभी की वीडियोज हैं वो भी हम रिलीज करेंगे। उसकी भूमिका बनाई जा रही है कि भाई वो ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं मुश्तबा खामनेई, और उनका देखिए अभी और वीडियोज उनके रिलीज होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में ये साफ दिख रहा है कि ईरान, देखिए ईरान में क्या है, जो रिफॉर्मिस्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि अब हम लोग जीत गए हैं, अब हम लोग काफी वो हो गए हैं, अब बातचीत का रास्ता अपनाना चाहिए। जो भी अमेरिका थोड़ा एक
जो चीजें चाह रहा है उसको दे देना चाहिए और हमें हमें ज्यादा फायदा है। लेकिन उधर दूसरा जो तबका है, जो हार्डलाइनर मैं भी नहीं कहूंगा उनको, वो जो इनकलाबी है, तो जो इनकलाबी तबका है वो, और जो जिसके नेता मुस्तफा खामनेई है, सुप्रीम लीडर, इनकलाबी खेमा जो है वो ये कह रहा है कि अभी हमारा बदला पूरा नहीं हुआ है, नंबर एक। दूसरा उनका ये कहना है कि अगर हमने अभी समझौता कर लिया तो फिर आने वाले दिनों में कोई ऐसी स्थिति नहीं बनेगी जिसमें हम अ, अभी जो हमारा ऑब्जेक्टिव, जो हमारे आइडियोलॉजिकल गोल्स हैं, जैसे इसराइल को खत्म करना या पूरी तरह से अमेरिका को एक बार झुकाई देना वंस एंड फॉर ऑल, वो हमारे पूरे नहीं हो। तो उनका ये मानना है कि यही सबसे अच्छा मौका है जब ईरान के पास एक एज है। ईरान इस समय जीता हुआ है, लेकिन इसी समय ईरान को और ज्यादा पेडल एक्सेलरेट कर देना चाहिए और ज्यादा एग्रेसिव होके जो कुछ गल्फ में जो कुछ भी बचा हुआ है, जैसे इजराइल है, उसको खत्म कर देना चाहिए। तो ये देखिए पूरी थिंकिंग बन रही है, यही एक कॉन्फ्लिक्ट ईरान के अंदर है। लेकिन उसमें रिफॉर्मिस्ट वगैरह का कोई बहुत ज्यादा रोल नहीं है, मतलब उनकी कोई बहुत ज्यादा पावर नहीं है, क्योंकि सेना जो है वो मुस्तफा खामनेई के हाथ में है और वो उसके कमांडर इन चीफ। तो इसलिए जब तक ये स्थिति है तब तक वो उन्हीं की चलेगी, उन्हीं की लाइन चलेगी। और उनकी भी लाइन यही है कि अभी हमने पूरी तरह से सजा नहीं दी है, अभी दुनिया को और देखना है, ईरान का जो कहर है वो और देखना जी। इस पे मैं आऊंगी लौट कर, लेकिन उससे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, ये जो सो कॉल्ड इस्लामिक नेटो जिसको कहा जा रहा है, जो बना है, ये अचानक से ये पैक्ट क्यों बना है पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में? तो हमें पता है कि वो पैक्ट है, वो भी हाल में जिस तरह से बना, तो सऊदी अरब को क्या आपको लगता है किसी तरह का डर है, टर्की को किसी तरह का डर है? और अगर ये तीनों कंट्रीज, उसमें से एक, अब आप देख लीजिए कि जो कंट्री है पाकिस्तान, वो न्यूक्लियर पावर है, तो ये इजराइल के लिए भी क्या आपको लगता है कि एक तरह की खतरे की बात है कि तीनों कंट्रीज एक साथ हैं, या फिर आपको लगता है ये तो उन्हीं के कहने पर ही बनाया गया है? और इसमें भारत के लिए कितनी चिंताएं हैं? भारत के सऊदी अरब से अच्छे रिश्ते हैं, टर्की से भी ठीक हैं, पाकिस्तान जाहिर सी बात है उसको दुश्मन देश कहा जाता है, और ऐसे में हम ये देख रहे थे कि अभी जिस तरह से जो हमला हुआ और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर, और ऑपरेशन सिंदूर लगातार ये कहा जाता है कि वो जारी है, उसको क्लोज नहीं किया गया है। तो क्या ये भी आगे आने वाले वक्त में भारत के लिए भी क्या एक चिंता का विषय है कि अगर पाकिस्तान के ऊपर किसी तरह का हमला होता है, अगर पाकिस्तान से कोई आतंकी गतिविधि होती है, तो वो भारत के लिए चिंता हो सकती है, क्योंकि फिर दोनों कंट्रीज कहेंगे ये हमारे ऊपर भी हमला है। नहीं देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं कि ये कोई इस्लामिक नेटो नहीं है, ये अमेरिका के प्रेशर में एक बनाया हुआ टेम्पररी अलायंस है। अब अलायंसेस बनते हैं, वो ठंडे बस्ते में भी चले जाते हैं। टेम्पररी मैं इस सेंस में कह रहा हूँ कि ये इस नाम के लिए ये रह सकता है, नहीं, लेकिन क्या आपको इसका लग रहा कोई है कि और कंट्रीज इसमें ज्वाइन कर सकते हैं लेटर? क्या आपको लग रहा ये- है कि जो कोऑर्डिनेशन की और इस सब की बात हो रही है, कुछ जीसीसी कंट्रीज और ज्वाइन कर सकते हैं इसमें लेटर? नहीं, जीसीसी कंट्रीज देखिए और कौन से ज्वाइन करेंगे? अभी कतर ज्वाइन कर सकता है, उसके बाद जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, ये तो ज्वाइन, ये लोग एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे, क्योंकि बहरीन, कुवैत और जॉर्डन की ज्वाइन करने का मतलब है सीधे ईरान को चैलेंज करना, और ईरान फिर स्ट्राइक भी कर सकता है। तो वो लोग तो नहीं करेंगे। और ओमान मैक्सिमम कर सकता है। यानी ये जो अलायंस बना है, ये एक्चुअली ट्रम्प चाह रहे थे कुछ ऐसा ईरान के खिलाफ बने, लेकिन हो ये गया कि ये बन गया जो ईरान और यूएस इजराइल के बीच जंग है, उसको बैलेंस करने के लिए कि भाई हमारी पोजीशन किसी एक की तरफ नहीं है, हम अपने हितों को देख रहे हैं। इस तरीके से ये बना है। सऊदी अरेबिया को हमेशा प्रोटेक्शन चाहिए, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान वो खुद भी इनसिक्योर हैं, और वो उनकी जो उनका जो देश है सऊदी अरेबिया, वो भी अभी क्लैरिटी उसको नहीं है कि वो किस रास्ते जाए, वो यूएई के रास्ते जाए या वो पुराने रास्ते पे बना रहे, इसराइल का कितना विरोध करे ना करे, ये सारी चीजें अभी वहां पर पेंडिंग। तो इसलिए ये देखिए, अच्छा भारत पे इसका असर मैं नहीं देखता हूँ कुछ ऐसा इस तरह का पड़ेगा, क्योंकि भारत के संबंध सबसे हैं, सऊदी अरेबिया से भी हैं। हाँ, टर्की पाकिस्तान क्लोज है, तो टर्की ने तो ऑपरेशन सिंदूर के समय भी पाकिस्तान की मदद की थी। अब भारत का देखिए, भारत का मामला, क्योंकि अब चीन से भारत का मामला ठीक ठाक हो गया है, और एससीओ की मीटिंग होने जा रही है अभी, बस अगस्त के एंड में एससीओ की मीटिंग हो जाएगी, और उसके बाद ब्रिक्स का समिट। तो भारत तो अब इस
पाकिस्तान के मुद्दे को चीन के माध्यम से मेरे ख्याल से हल कराना चाह रहा है, और वो रास्ता अपनाएगा। अभी पाकिस्तान पे कोई ऐसा हमला या कुछ उधर से हमला, ऐसी कोई स्थिति बनने वाली नहीं। तो इसलिए ये एक स्पेकुलेटिव चीज है, और इसको अभी देखिए इस तरह के अलायंसेस जो होते हैं, चाहे ये इसको मक्का अलायंस का नाम दिया गया है, इसको ये दिया गया है, इसका कोई खास वो नहीं। ईरान की भी प्रतिक्रिया यही है कि ईरान ने कहा है कि ये एक पेपर अरेंजमेंट है। एक तरफ ये कहा है, दूसरी तरफ ये भी ईरान ने कहा है कि भाई मुस्लिम देश अगर एक साथ आते हैं और अमेरिका को छोड़ के, तो ये अच्छी बात है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ये भी ईरान ने कहा है। तो अब आप देखिए ईरान की डिप्लोमेसी भी देखिए आप कि कैसे वो दोनों बातें कह रहा है कि भाई देखिए अलायंसेस जो होते हैं ये पेपर पे है, इसका कोई क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होगा। और अभी हम देख रहे हैं यमन के साथ सऊदी अरेबिया की एक तरह की लुका छुपी, एक मतलब जंग उसको कहिए, फुल जंग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हाँ स्ट्राइक्स चल रही हैं एक दूसरे के खिलाफ। और सऊदी प्रॉक्सीज के खिलाफ ज्यादा हैं जो यमन के अंदर हैं, लेकिन सऊदी अरेबिया में भी हमले होते हैं। वहां पर तो कोई नहीं बोल रहा है। टर्की और पाकिस्तान ने तो कोई बयान भी नहीं दिया है यमन के खिलाफ, जबकि सऊदी अरेबिया के 29 जहाज लौटाए जा चुके हैं रेड सी से। रेड सी को पूरा ब्लॉक कर दिया है इसने यमन ने। और ईरान मतलब वो वाला ब्लॉकेज कि भाई बाकी शिप्स जा सकती है, अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरेबिया की शिप्स नहीं जाएंगी। तो ये भी एक पूरी एक सिचुएशन है। इसपे तो वो लोग, ये जो नया अलायंस बना है, कुछ बोल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से ये एक टेम्पोरली एक एक बार्गेनिंग के लिए ये बना है ये अलायंस, और इसका कोई खास बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल महत्व ना देखा जा रहा है ना है। ओके, ओके। लेकिन आप जो चाइना की बात कर रहे हैं उसमें हमने देखे कि चाइना तो लगातार अरुणाचल प्रदेश में अपने पैर पसार रहा है। ज़रा तमाम वीडियो जो है अरुणाचल प्रदेश के लोगों की वायरल हैं। बाय बाय इंडिया करते हुए नज़र आ रहे हैं कि बाय बाय इंडिया अब चाइना में मिलेंगे, क्योंकि चाइना जिस तरह से अरुणाचल प्रदेश में लगातार अपने गाँव बना रहा है, बस्तियाँ बना रहा है, लगातार इन्फिल्ट्रेट कर रहा है, तो उससे उनका कहना है कि बस बहुत जल्दी हम चाइना का ही हिस्सा जो है वो बन जाएँगे। हालाँकि लाल आंख दिखाने वाले मोदी जी ने अभी इसके ऊपर कोई किसी तरह की बात नहीं कही, लेकिन लगातार कांग्रेस से लेकर तमाम लोगों ने इसको लेकर ट्वीट किया है और सवाल पूछे हैं। मैं अपनी खबर पर लौटूंगी कि अगर ईरान की हम अगर बात करें अमरीश जी, तो कितना तैयार आपको ईरान फिलहाल नजर आ रहा है अगर उसके ऊपर हमला होता है? और हॉर्मूज की स्थिति आप कैसे देख रहे हैं, क्योंकि अब ओमान और ईरान के का आपस में जिस तरह का कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, उससे क्या आपको लग रहा है कि हॉर्मूज में जल्द किसी तरह से आवाजाही पूरी तरीके से स्मूथ हो जाएगी? नहीं नहीं, अभी कोई स्मूथ नहीं होगी। अभी हॉर्मूज की स्थिति जिस की तरह बनी हुई है, ईरान उसके नॉर्दर्न हिस्से को अपने उसके नॉर्दर्न हिस्से पे ईरान का कब्जा है, सदर्न हिस्से पे ओमान का है। और अमेरिका ये चाह रहा है कि सदर्न हिस्से से शिप जाएं, जब भी जाती हैं तो ईरान मार देता है। ईरान ने पिछले मतलब दिनों में हर रोज एक टैंकर को मारा है। कल तक की ये पूरी खबर है। लगातार ईरान मार रहा है टैंकर्स को, उधर रेड सी में यमन मार रहा है। तो अब कहने का मेरा मतलब ये है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज तो ऐसा सवाल बन गया है कि वो ईरान का ही है, और ईरान ने इस चीज को अब ये कह दिया है कि ये तो रेड लाइन है, इसको क्रॉस नहीं किया जा सकता है। ट्रंप ये कह रहे हैं कि हुर्मुज कम से कम खाली कर दो, कुछ कर दो, हमें फेस सेविंग। एक खबर आई थी 2-3 दिन पहले कि ट्रंप चाह रहे हैं कि एक बार हुर्मुज खुल जाए, फिर ट्रंप वहां से हट जाएंगे। लेकिन उसमें वही बात है, ईरान के लीडरशिप का कहना है कोई इस बात का भरोसा नहीं है, और हुर्मुज हमारा इतना बड़ा लेवरेज है, न्यूक्लियर बम के बराबर हुर्मुज है, तो हुर्मुज हम क्यों छोड़ेंगे? हुर्मुज हमारी सबसे बड़ा हथियार है। तो इसलिए देखिए होर्मुज पे अभी स्टेटस को बनी हुई है, और अमेरिका में तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, और उसकी वजह से ट्रंप परेशान भी बहुत है। ट्रंप अपने देश में असुरक्षित भी हैं, क्योंकि उनके ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट्स बढ़ रहे हैं। और अभी मैं देख रहा था, कल ही वो गोल्फ खेल रहे थे, उनके बगल में एक पूरी एयर डिफेंस की व्हीकल खड़ी थी। मतलब आप सोचिए कि जो जंग में इस्तेमाल होती है वो अकेले ट्रंप की हिफाजत के लिए उनके गोल्फ जहाँ खेल रहे हैं उसके उसके बगल में खड़ी है। यानी अगर कोई मिसाइल अटैक हो उसको रोकने के लिए। अब ये एक पोस्चरिंग भी हो सकती है कि भाई ईरान कोई मिसाइल अटैक कर देगा ट्रंप पे, इस पे। लेकिन देखिए अमेरिका डरा हुआ है, और सऊदी अरेबिया भी डरा हुआ है ईरान से। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि भाई अब कोई बहुत सीक्रेट प्लानिंग है, कोई टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन गिराने की ईरान के ऊपर,
वो एक अलग बात है। लेकिन अभी जो स्थिति है उसमें ईरान का पलड़ा इतना हावी है और हावी होता चला जा रहा है, क्योंकि ईरान ने उस चीज को छोड़ा ही नहीं है कि हमको अग्रेसिव होना है, एंटी अमेरिकन, एंटी इजराइल होना है। ईरान इस चक्कर ही में नहीं पड़ा कि कोई डील कर। सबसे बड़ी बात ये, तो जो ये जब इस चक्कर में नहीं पड़ा कि कोई डील कर लो, जो कि यहाँ के इसके रिफॉर्मिस्ट चाहते थे, तो वो ईरान उसमें ये एक ईरान भी एक आभास देता है कि हाँ ठीक है, डील हो सकती है, बातचीत जारी रहनी चाहिए। फिर लेकिन वो जो इनकलाबी हिस्सा है वो अपनी एसर्ट कर जाता। तो ये उन्हीं का एक, मुश्तबा खामनेई की ही एक पॉलिसी है कि ठीक है, एक चेहरा होना चाहिए रिफॉर्मिस्ट, क्यों ना हो, एक थोड़ा लिबरल फेस भी होना चाहिए, वो बातचीत करे, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन उनका है। तो ये जी, स्थिति है। एक खबर आपने देखी होगी, लास्ट मेरा सवाल कि जो रजा पहलवी जो है, उनके जो फॉलोअर्स हैं, उन्होंने एक नोए खां जो नोहे पढ़ते हैं, उनको उनको उठाया, उनको किडनैप किया और इस तरह से मारा गया है, इस तरह से मारा गया है कि शायद ही इज़राइल ने भी शायद कभी फ़लस्तीन में भी ऐसा नहीं किया गया होगा। जो मैं यहाँ इतना ग्राफ़िक है कि वो यहाँ पे मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ, और उसको लेकर पूरे ईरान में बहुत ज़्यादा गुस्सा है और ये दिखाया जा रहा है कि देखिए, अब वो सो कॉल्ड जो लिबरल्स थे, जो ये कहते थे कि भई देखिए ये हार्डलाइनर्स हैं, ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं, ये लोगों को मार रहे हैं। एक उस नौए खां को इस तरह से उसके ज़िंदा जो है उसके सीने को चाक किया गया, बॉडी पार्ट्स जो हैं वो अलग-अलग हिस्सों में भेजे गए। टेलीग्राम से लेकर तमाम जगहों पर वो वीडियो जो है वो भेजी गई ताकि उससे कुछ किसी तरह से जो जज्बात हैं उनको भड़काया जा सके। तो क्या आपको लग रहा है कि अभी भी इन तमाम चीज़ों से, मेरा सवाल ये था कि आपको लग रहा है कि मोसाद अभी भी वहाँ पर एक्टिवली कुछ इस तरह से काम कर रहा है, और ऐसा करके आखिर क्या हासिल करने की कोशिश करें? क्या अभी भी उनको लगता है कि ईरान में पेनिट्रेशन करके वो ईरान में कुछ उस तरह से इंटरनल कुछ कर सकते हैं? यानी ये देखिए, ये वाली जो आप घटना बता रही हैं, ये अब बड़ी अजीब सी घटना है, इसमें मोसाद का हाथ भी हो सकता है। लेकिन मोसाद देखिए फेलियर है। मोसाद में तो अंदर से मैं बता रहा हूँ, मोसाद की जो हालत है, कई अधिकारी डिसमिस हुए हैं उसमें, पूरा ईरान के अंदर रिजीम चेंज का प्लान फेल हो गया है मोसाद का। तो अब वो ऐसा, ये अगर हुआ है तो ये डेस्परेट एक्ट है, इसका कोई ईरान के खिलाफ तो ये जाएगा नहीं, ईरान के पक्ष में जाएगा कि अगर इस तरीके से रजब पहलवी के पास कुछ है ही नहीं, वो क्या करेगा, वो तो मुसाद ही करेगा। या वो खल्क मुजाहिदीन करके एक और ग्रुप है, वो भी थोड़ा सा इंसेन टाइप का है, वो इस तरह की कोई चीज कर सकता है। तो कह ये सब चीजें क्या है, ये सब दे आर ऑल प्लेइंग इनटू ईरान हैंड्स, और वो उसके हाथ को ईरान के और मजबूत कर रही हैं इस पूरी जंग में। जो ईरानी डायस्पोरा था बाहर, जो ईरानी रहते थे, जो ईरान के रिजीम का विरोध करते थे, वहां भी डिवीजन हो गया है, बहुत बहुत तगड़ा डिवीजन हो गया, और ये हो सकता है उसी डिवीजन का रिफ्लेक्शन हो ये जो घटना हुई है। तो मैं तो देख रहा हूँ कि हर तरफ से, और अगर अभी जैसे मैंने कहा, अभी अगर जंग शुरू होती है तो उसमें ईरान के पास हर तरह के जवाब है। अभी कल ही देखिए रिपोर्ट आई है कि अमेरिका इसराइल के 7-8 एआई सिस्टम वो 40 दिन की जंग में कैसे इस्तेमाल हुए हैं, मैंने उस पर वीडियो भी अपने चैनल पे बनाया है कि 7-8 एआई सिस्टम्स कैसे इस्तेमाल किए अमेरिका और इजराइल ने ईरान के खिलाफ। और वो हर तरह की चीज कर सकते थे, वो एक एक फौजी ठिकाना पता कर सकते थे, वो हर एक असैसिनेशन टारगेट को उन्होंने लॉक किया हुआ था, फिर भी वो नहीं फेल हो। तो जब ये इस लेवल पे फेल हो गए, क्योंकि आप जितनी भी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर लीजिए, जो ईरान की जो ह्यूमन एक आइडियोलॉजिकल कोहेजन है, जो इंस्टीट्यूशनल रेजिलेंस है, जो एक कमिटमेंट ईरान का है अपनी आइडियोलॉजी के प्रति, और ईरान और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ जो कमिटमेंट है, वो तमाम एआई के इस तरीके के कैलकुलेशंस को गड़बड़ा देता है। क्योंकि आज कॉन्स्टेंटली पोजिशन ईरान शिफ्ट कर देता, एक टारगेट को आपने लॉक किया, वो शिफ्ट हो गया, तब आप क्या करिएगा उसमें। एक बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, उसमें डिटेल में अभी जाने का जी, टाइम भी नहीं, वो जी, मेरा वीडियो है उस पर। तो मैं ये कह रहा बिल्कुल। हूँ कि देखिए, ऐसी सिचुएशन में मुझे ये नहीं लगता है कि कोई पत्ता इनके पास बचा है, एक्सेप्ट हुँ, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन, जो मैं बार बार कहता हूँ कि कोई बहुत ओके। बड़ा एक एक वो स्ट्राइक कर दें, या और भी B2 बॉम्बर्स कुछ एक की दूसरी स्ट्राइक कर दें, और ट्रम्प कहे कि अब हम जीत गए, अब ईरान कभी न्यूक्लियर वेपन बना नहीं सकता, और अब हम पीछे हटते हैं। ये ज्यादा संभावना लग रही है।
बिल्कुल। तो आने वाले दिन बड़े इंटरेस्टिंग होने जा रहे हैं, डेंजरस भी होने जा रहे हैं, तो उसका इंतज़ार जो है वो करना होगा कि क्या कुछ कदम जो हैं वो ईरान की तरफ से उठाए जाते हैं और अमेरिका इज़राइल जो है वो क्या करने जा रहा है? क्या इज़राइल के कहने पर अमेरिका फिर से कोई बड़ा हमला करेगा? क्या इज़राइल इस बार फ़ोर फ्रंट पर होगा? ये देखना बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, लेकिन इससे बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि जंग का माहौल पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमरीश जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, समय देने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, शुक्रिया आप तमाम दर्शकों का भी। नमस्कार। थैंक